लेक्चर जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में आज का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इन डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम, बेसिकली टॉपिक आपका ये है। ट्रांजैक्शन मैनेज इस चैप्टर में इस जो हमने लेक्चर में ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने, उसकी बेसिक्स क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में ना हो करनी है। सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन डाटा डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम के बारे में समझ लें कि आखिर ये होती क्या है। कि आपके पास ये इट इज़ डिफाइंड एज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ द वर्क, कि आपके काम का जो आप लॉजिकल वर्ड के तौर पर जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जो आप सेंड करते हैं या किसी तरह की उसकी क्यूरी इम्प्लीमेंट करते हैं, वो आपका कहलाता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। और ये मुश्तमिल होता है एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशन डेटाबेस पर। ट्रांजैक्शन आपके ऑपरेशंस ही कहलाते हैं। तो जो भी आप एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशंस करेंगे अपने डेटाबेस में, वो लाजमी कंप्लीटेड होने चाहिए ताकि डेटाबेस आपकी कंसिस्टेंट स्टेट पर रहे। ये जो डेटाबेस कंसिस्टेंसी है, इसका जो डिटेल फॉर्म यही है कि जब, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जो होती है वो एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशंस पर परफॉर्म अगर करे, और अगर करती है डेटाबेस में, तो वो मस्ट बी कंप्लीटेड होनी चाहिए, यानी कि उसके तमाम ट्रांजैक्शन, उसके तमाम ऑपरेशंस फुलफिल होने चाहिए। और वो फुलफिल जो ऑपरेशंस है वो डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेज पर रखती है। एक बात आपका अगर या तो आपका इसमें ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में या तो आपका जो यूनिट ट्रांजैक्शन इज द लॉजिक यूनिट ऑफ द वर्क, इसका मतलब ये है या तो आपका ट्रांजैक्शन जो है सारी की सारी सक्सेसफुली कंप्लीट होगी या फेल हो जाएगी। दो ही रीज़न होगी, इसके दरमियान का कोई लिंक नहीं आएगा। एक ये चीज़ होगी। उसके बाद आपके पास जो कंसिस्टेंट ट्रांजैक्शन, जो कि मैंने आपको पहले भी डेटाबेस कंसिस्टेंसी कहा था, इसी तरह इसकी ट्रांजैक्शन की भी कंसिस्टेंसी भी है कि वो तो डेटाबेस के हिसाब से थे, लेकिन अगर उसके ऑपरेशंस ट्रांजैक्शन के हिसाब से जो भी आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो वो कंसिस्टेंट है। अदरवाइज फेल के मामले में भी कंसिस्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल कि आपके पास बैंकिंग सिस्टम जो आप इस्तेमाल करें, आप अपने अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं एक के अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में, तो वहाँ पर कुछ वर्क अप्लाई होता है, जैसे कि डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम डैश अकाउंट। और इसके अलावा आपके पास सेकंड पर आपके पास आ जाता है ऐड द अमाउंट इनटू द फीस अकाउंट। या तो आप डिडक्ट करते हैं या आप ऐड करते हैं। तो ये मामलात में आपके पास जो भी कंसेप्ट आता है वो आप इसमें डिटेक्ट करते हैं। बैंकिंग सिस्टम के हवाले से कह रहा हूँ, या तो अपडेट करते हैं या ऐड करते हैं या डिटेक्ट करते हैं, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं आपकी ट्रांजैक्शन डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम में। अच्छा, ये तो बात होगी ट्रांजैक्शन इन डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम की। दो रिक्वायरमेंट सबसे बहुत इम्पोर्टेंट यही थी जो मैं आपको बताई। एक तो आपका डाटा जो है मस्ट बी या कंसिस्टेंट स्टेट पर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। दूसरा, आपका जो भी आपके पास डाटा है उसमें उसकी एफिशिएंसी हाईएस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये था आपका ट्रांजैक्शन इन डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम। नेक्स्ट, आपके पास जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है वो इस तरह है कि आपके पास यहाँ पर मौजूद है एक बिगिन ट्रांजैक्शन टी और एक एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन टी। यहाँ पर ये जो कंसिस्टेंट स्टेट कहते हैं कि आपके जो ट्रांजैक्शन है यहाँ से लेकर और आपकी ट्रांजैक्शन, ये कंसिस्टेंट स्टेट है। यहाँ से इसके अंदर अंदर से जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन वेरीफाई करती हैं। डाटा जो है हम जो यूज़ कर रहे होते हैं, हम इसके दरमियान जो डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक जो भी हम इस तरह रेगुलेट कर रहे हैं, डाटा सेंड कर रहे होते हैं, वो अपॉइंट किया जाता है किसी कंपनी के पास। तो अगर वो ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन किस लिए की जाती है, बाज़ का अगर एक साइड से मैं अगर ट्रांजैक्शन सेंड की है, यहाँ से अगर ट्रांजैक्शन सेंड किया है, इसके पास पहुँचने से पहले अगर इसमें किसी किस्म का टेम्परेरी इनकन्सिस्टेंटी आती है तो एट द एंड तो उसका मसला कोई नहीं होता।
एट द एंड बात यह है कि आपके पास यहाँ से जब डाटा गया और यहाँ पर जब डाटा पहुंचेगा तो कंसिस्टेंट स्टेट में पहुंचना चाहिए। दरमियान में उसके साथ जो होता है, अगर वो इनकंसिस्टेंसी शो करता है थोड़ी सी भी, तो वो अपने आप को प्रॉपर ठीक भी कर लेता है, और एट द एंड जब ऑन डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचेगा तो वो अपनी कंसिस्टेंसी को सारा को सेव कर लेगा, यानी कि उसको फिर अपने अक्सर अपनी जो पहले वाली हालत में वापस आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ द कंकरेंट एक्सेस टू द डेटाबेस बाय मल्टीपल यूजर। कंकरेंट एक्सेस का क्या मतलब है? कंकरेंट एक्सेस का मतलब ये है कि जब मल्टीपल यूजर आपके डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं ऑन सेम टाइम, तब एक तो बात होती है ट्रांजैक्शन। मैंने आपको ये भी बताया था, स्टार्ट में बताया था, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में ये होता है कि ये दो से ज़्यादा ऑपरेशंस अगर डेटाबेस में एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में आता है, लेकिन उसमें ये आता है कि उसका डाटा कंसिस्टेंट रहना चाहिए और एफिशिएंसी मेंटेन रहनी चाहिए। ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें आता है। अच्छा, बस इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी जो अगर एक किस्म के ही वन बाय वन अगर ट्रांजैक्शन आती है तो सबके लिए आसानी पैदा होती है, लेकिन अगर मल्टीपल यूजर एक ही टाइम पर एक्सेस करेंगे, कंकरेंट एक्सेस करेंगे, तो आपके ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के उस केस में डिफिकल्टी आती ही आती है। तो कुछ वेज हैं जिसकी वजह से हम इसकी डिफ़िकल्टी को जॉब को मेंटेन करते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन करते हैं। यही आपका ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अच्छा, मल्टीपल कुछ रीड ऑनली कुछ आपकी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं सिर्फ रीड करने के लिए हों। तो अगर सिर्फ दो चीज़ें आती हैं इसमें ट्रांजैक्शन में, जब भी मैं यहाँ से लेकर एट द एंड तक बात करूँगा तो रीड और राइट की बात करूँगा। तो रीड और राइट के हिसाब से आपके पास जो भी क्राइटेरिया है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन जो एक या एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन कंकरेंट ट्रांजैक्शंस अगर आ रही हैं और वो ट्रांजैक्शन सारी रीड की हैं, रीड ओनली की हैं, तो आपको तमाम ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ रीड आउट है, रीड आउट में कोई चीज़ का एक्सेस तो होता ही नहीं। लेकिन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में अगर एक या एक से ज्यादा कंकरेंट ट्रांजैक्शन आए तो वो राइट, ये है राइट के ऑप्शन पर। अपडेट का लफ्ज यहाँ पर यूज किया गया, इसका मतलब है राइट। ये पहले को बात की वो रीड, रीड ओनली की बात की। रीड ओनली में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, चाहे एक से ज्यादा यूजर क्यों ना एक्सेस करने की कोशिश करें। लेकिन अगर एक से ज्यादा यूजर्स उसको राइट करने की कोशिश करें, राइट बेसिकली मैं कह रहा हूं कि आपके उसमें उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करें, उसमें कुछ अपडेट करने की कोशिश करें, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि एक से ज़्यादा जब क्यूरीज आती हैं तो ट्रांजैक्शन के मामलात में उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के कुछ मेन मेन जो इम्पोर्टेंस पॉइंट हैं, ये वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास अ ट्रांजैक्शन इज कंसीडर्ड टू बी अ सीक्वेंस ऑफ रीड और एंड राइट ऑपरेशन, इट मे इवन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टेटमेंट। ट्रांजैक्शन जो भी मैंने अभी आपको बताया है कि पीछे जितने लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि दो ट्रांजैक्शन में अब जितनी भी बात करूंगा रीड और राइट के हवाले से बात करूंगा कि आपके पास जो एक तरतीब से या तो आपके रीड की ऑप्शंस आएंगी, सारी ट्रांजैक्शन आएंगी, या आपकी राइट की ऑपरेशन सारे आएंगे। तो हो सकता है कि आपको दोनों ही एक ही स्टेटमेंट में आ जाए, रीड भी हो और राइट भी हो। रीड में तो सर जस्ट आपका सर्च आउट करना है कि आपने उसको कैसे रीड करना है, लेकिन राइट में आपने उस एक बात याद रखना कि यहाँ पर जो राइट का कंसेप्ट है नए सिरे से राइट नहीं होगा, पहले से मौजूद डाटा में चेंज करना, उसको राइट कह रहा हूँ। ठीक है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में राइट अपने आप से नहीं होता, यानी कि इससे पहले पहले जो भी इसमें कंसिस्टेंट स्टेट में आपके पास डाटा मौजूद है उसमें चेंजेस करने को राइट कह रहा हूँ। ठीक है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है, अगर ट्रांजैक्शन एग्जांपल अगर मैं दूं, जो कि ट्रांजैक्शन टी के हवाले से, ट्रांजैक्शन का टी लिखा और एसक्यूएल हम क्यूरी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के हवाले से हम साथ में कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें ये है कि आपके पास जो ट्रांजैक्शन है, आपने लिया बजट को अपडेट करना है। ठीक है,
अब ये बजट को आपने अपडेट करना है तो आपने क्या करना है, आप ये एक क्यूरी लगाएंगे डेटाबेस में। आपके ये जो डैश पॉइंट ऑफ क्यूरीज है बिगिन से स्टार्ट होता है और उसमें आप एग्जीक्यूट करते हैं एक्सक्यूएल की अपडेट जे के मुताबिक, यानी कि जो आपने चेंजेस करनी हो। ये सिंपल एक ट्रांजेक्शन की एक क्यूरी बता रहा हूँ कि चेंजेस करनी, ये राइट का कंसेप्ट है कि अपडेट करना है ना, तो अपडेट का मतलब है राइट करना है, रीड नहीं करना। रीड में तो कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन अपडेट करते हुए तो आपने जो जो चीजें चेंज करनी है, यानी कि बिगिन से स्टार्ट हुआ, आपने ट्रांजेक्शन क्या ली, बजट अपडेट। ठीक है, एग्जाम्पल किसकी लिया, ट्रांजेक्शन एसक्यूएल की लिया, ये एक अलहदा पार्ट है। ठीक है, आपने जो कंसेप्ट लिया आपने यहां से स्टार्ट करा, ट्रांजेक्शन बजट अपडेट बिगिन किया, शुरू किया। क्या करना है आपने, आपने एग्जीक्यूट करनी है अपनी एसक्यूएल अपडेट करना है। किसको अपडेट करना, उसका नाम एक जे रख दिया। ये जेन में क्या कर दिया कि आपने जैसे ही बजट का मामलात में जो भी सेट आएगा तो आप उसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जहां पर जे का नाम कैड और कैम आएगा। ये वो क्यूरीज है जो पहले मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि जो आपको सेलेक्ट की क्यूरीज हैं, ये बेसिकली वही क्यूरीज होती हैं कि आपने बजट अपडेट का एक ट्रांजेक्शन लिया, बिगिन किया और उसमें एग्जीक्यूट किया, आपने अपडेट करना चाह रहे हैं जे के, एक जे के नाम से, एसक्यूएल में जे के नाम से चेंजेस करना चाह रहे हैं। लेकिन जहां पर जे नेम आता है कैड और कैम के हवाले से, वहां पर क्या होगा, उसके बजट को हम 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल है, यानी कि आपको बताने के लिए कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में काम कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल अगर डेटाबेस की देखी जाए, तो आपके पास, आपको पता है कि एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में अगर बात कर रहा हूँ, अगर उसमें क्या क्या क्यूरीज आती हैं, तो उसमें आता है फ्लाइट, फ्लाइट का नंबर, फ्लाइट की डेट, फ्लाइट का सोर्स क्या है, फ्लाइट की डेस्टिनेशन क्या है, कितनी सीट्स सोल्ड हो गई हैं और कितनी कैपेसिटी है फ्लाइट की। ये एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में ये चीज़ें डेटाबेस में मैनेज की जाती हैं। इसी तरह कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस और कस्टमर का बैलेंस, ये इसमें एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसकी क्यूरीज के हवाले से अपडेट किया है। तो नेक्स्ट आपके पास फ्लाइट का, कस्टमर का, फ्लाइट का उसका नाम, उसकी डेट, फ्लाइट डेट, फ्लाइट का कस्टमर का नेम क्या, और जो आपका कस्टमर का स्पेशल क्या क्राइटेरिया, यानी कि उसकी जो सीट के हवाले से स्पेशल क्या है, यानी कि उसको क्या चीज़ आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं, जैसे कि मील आप ऐड कर देते हैं या आप इसको आप कोल्ड ड्रिंक्स ऐड कर देते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें आप सीट्स के हवाले से आप एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर देते हैं, आपकी फ्लाइट कस्टमर में ही वो चीज़ ऐड आती है। अब ये देखें, फ्लाइट और कस्टमर दोनों का मर्ज, अब उसने फ्लाइट कस्टमर लिख दिया और फ्लाइट कस्टमर में जो जो चीज़ें सामने मेंशन और हो सकती हैं, पहले तो ये डेटाबेस में मौजूद है फ्लाइट की ये चीज़ें जो कि मौजूद होती हैं, कस्टमर की ये चीज़ें जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन जो फ्लाइट कस्टमर है, जो अपनी, जो उसने आगे जाके रिप्रेजेंट करना है, उसमें फ्लाइट का नंबर, फ्लाइट की डेट, कस्टमर का नाम और कस्टमर के स्पेशल के पॉइंट से जो चीज़ ऐड की जाती है। ठीक है, अब इसके हवाले से हमने अब अपनी ट्रांजैक्शन अगर बिगिन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम इनपुट करते हैं फ्लाइट का नंबर, डेट और कस्टमर का नाम, यही चीज़ें अभी पड़ी थी। उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं एक्सक्यूएल की क्यूरी सेलेक्ट, जो आपकी सीट जितनी सोल्ड हो चुकी हैं उसको हमने कैन किया इस इनटू द टेम्परेरी वन, टेम्परेरी टू, दो किस्म के हमने एक टेम्परेरी जो हमने कॉन्सेप्ट ले लिए, एक है टेम्परेरी वन और एक है टेम्परेरी टू। जो भी आपकी कैपेसिटी है उसको हमने टेम्परेरी वन और टेम्परेरी टू में रख दी। अगर सोल्ड हो जाए तो देन हम क्या करेंगे, अगर सोल्ड ना हो तो देन हम क्या करेंगे, ये एक सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो ये है कि अगर आपके जो नंबर ऑफ सीट्स है, अगर एफिशिएंसी है, नंबर ऑफ सीट्स जो है डेट के हिसाब से या जितनी भी आपने जो कैपेसिटी है अगर सोल्ड हो जाए, टेम्परेरी वन हम यहाँ पर ले रहे हैं, वहाँ पर फ्लाइट नंबर जो है, फ्लाइट नंबर, वेयर द फ्लाइट नंबर एंड डेट इज द डेट। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपका टेम्परेरी वन है वो आपकी सोल्ड सील्ड है, टेम्परेरी टू की जो नाम है वो कैपेसिटी के हिसाब से। अगर कहता है कि आपका जो सोल्ड टेम्परेरी वन सोल्ड सीट कैपेसिटी के बराबर अगर पड़ी है तो क्या होगा, वहां पर आपकी आउटपुट नो फीस सीट, यानी कि मतलब इसका ये है कि
ऑलरेडी सब कुछ फिलअप है, आपकी जितनी भी फ्लाइट्स है वो सोल्ड हो चुकी हैं, यानी कि उसकी रिजर्वेशन के हवाले से कोई ऐसा एक्स्ट्रा सीट नहीं पड़ी। तो वहां पर क्या होगा, आउटपुट जनरेट होगा, नो फ्री सीट्स अवेलेबल। तो वहां से हम अबॉर्ड कर जाएंगे। ये अबॉर्ड का मैं बाद में बताता हूँ, एक और वर्ड आना है उसके बाद इसका बताता हूँ। या अगर सीट पहले से अपडेट, अगर सीट पड़ी हुई है, एक तो चीज है कि इफ एल्स की क्यूरी लग रही है, अगर सीट नहीं पड़ी तो वो अबॉर्ट कर देगा। अगर सीट पड़ी हुई है तो वो उस सीट के तौर पर जो सोल्ड हो चुकी हैं उसमें एक एक का इजाफा कर देगा जहां पर सीट अवेलेबल थी। ठीक है, फ्लाइट का नंबर और डेट के हिसाब से उसको ऐड कर देगा। ये था दो कुछ सिचुएशन कि अगर फ्लाइट में सीट पड़ी है तब क्या होगा, और फ्लाइट में अगर सीट नहीं मौजूद तब क्या आंसर आएगा। नहीं मौजूद तो अबॉर्ट का आंसर आया, यानी कि वहां से कैंसिल आउट होकर वहां से निकल जाए, किसी किस्म की आपके डेटाबेस में चेंज ना हो, उसको कहते हैं अबॉर्ट। और जब सीट पड़ी हुई है तो वो क्या होगी, उसकी एडिशन हो जाएगी उस फ्लाइट नंबर और डेट के हिसाब से, आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। ठीक है, फ्लाइट का नंबर आएगा, डेट आएगी, कस्टमर का नाम आएगा और नल कंप्लीट आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, आउटपुट क्या होगी, रिजर्वेशन कंप्लीटेड, और एंड हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ अब लग गई होगी कि क्यूरीज आप पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी फास्ट करवाई है। और जो चीज़ बताना चाह रहा था, बेसिकली आपकी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ऐसे ही काम करती है। अब यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पर यूज हुआ है आपके पास एक वर्ड यूज हुआ है अबॉट, और एक वर्ड यूज हुआ है कमिट। अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो अबॉट हो जाए, इसका मतलब ये है कैंसल्ड हो जाए। और एक बात, इससे अबॉट से आपके डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं आएगी, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कमिट का मतलब ये है कि कुछ चेंजेस कर देना डेटाबेस में, या कंफर्मेशन कर देना आपकी सीट के हवाले से। जाहिर सी बात है कि नई सीट ऐड हो रही है तो डेटाबेस में तो चेंज आएगा। तो कमिट का मतलब ये होता है, आगे भी हम इन दोनों को यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। अबॉट मीन कैंसल द सीट एंड नो चेंज इन द डेटाबेस। सो नेक्स्ट कमिट में मैंने आपको ये बताया, सर्टेन चेंजेस इन डेटाबेस मीन टू कि आपके पास एक जितनी भी आप सीट्स रिजर्व करवाना चाह रहे हैं वो उतनी ऐड होंगी और उसकी कंफर्मेशन डेटाबेस में होती जाएगी। हम यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांजैक्शन जो है कमिट और अबॉर्ट के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया कि अबॉर्ट के केस में कोई एग्जीक्यूशन नहीं होती, ये भी आपको बता दिया। और कमिट के में आप जो भी चेंज करते हैं वो परमानेंट चेंज होती है, वो तब्दील नहीं हो सकती। एक ये भी इसकी खसूसियत है कि कमिट में आप जो भी किस्म की चेंजेस करते हैं वो परमानेंट चेंज रहता है। नेक्स्ट, रीड और राइट आर द मेजर ऑपरेशन ऑफ द डेटाबेस कंसर्न इन द ट्रांजैक्शन। ये मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूँ, रीड और राइट का कंसेप्ट ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में आता ही है। रीड सेट का बोलेंगे तो आरएस बोलेंगे, यानी कि सिर्फ आपकी उस ट्रांजैक्शन में डाटा आइटम, जितना भी डेटाबेस में जितनी भी डाटा आइटम पड़ा हुआ है उसको जस्ट रीड करना, तो उसको कहते हैं रीड सेट। और राइट सेट WS जहां पर लफ्ज लिखाएगा उसका मतलब ये होगा द सेट ऑफ द डाटा सेट, जहां पर वैल्यूज हैं ट्रांजैक्शन के हवाले से चेंज होती रहे, यानी कि जिसमें आप अपडेट करते रहें। मैंने लास्ट टाइम भी बताया, रीड और राइट को ये कंसीडर नहीं करना कि हम इसमें कुछ इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, हम बेसिकली इंसर्ट, क्योंकि इंसर्ट और डिलीट जो है आपके डेटाबेस के साइज पर इफेक्ट करता है, और हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में ये चीज़ नहीं कर रहे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ चेंज कर रहे हैं राइट के बेस में, सिर्फ चेंज कर रहे हैं पहले से मौजूद डेटाबेस में। इस बात का अंडरस्टैंड कर लें कि पहले से मौजूद डेटाबेस में चेंजेस या अपडेट को राइट ऑपरेशंस कहते हैं, और रीड को तो हम सिंपली रीड ओनली कहते हैं, उसका तो कोई कंसेप्ट नहीं है इंसर्ट का भी और किसी का भी। तो RS ये बेस सेट जिसको BS के नाम से दिया है कि आपके पास जो भी आपका रीड सेट होगा या राइट सेट होगा उसका यूनियन आप कंसीडर करेंगे। जब आप दोनों क्यूज एज इट इज आ जाए
तो आप इनका यूनियन का मतलब ये है कि दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को लेना यूनियन कहलाता है ना। तो आपके जो भी रीड सेट में जो है ऑपरेशंस आएंगे और राइट साइड में जो ऑपरेशन आएंगे वो साथ साथ एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, यूनियन का ऑपरेशन ये इसलिए अप्लाई किया गया है। आर एस और डब्ल्यू एस नीड नॉट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि इसमें आपका कहने का मकसद ये है कि एक साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि आपने जो मैंने ऊपर बताया यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म किया और आपको ये भी बताया है कि इसमें जो ऑपरेशन होते हैं आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होते हैं। रीड का अपना एक ऑपरेशन है, राइट का अपना ऑपरेशन है, तो इसकी जरूरत नहीं होती कि वो एक दूसरे को या तो वो सेपरेट आ सकते हैं या तो वो इकट्ठे आ सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो एक साथ ही काम करें। म्यूचुअल का यही मतलब होता है कि एक साथ आप काम करते हैं। अब जितनी भी ऊपर करेक्टराइजेशन है वो सिंपल सी, और उनको जितनी भी यानी कि जो मैंने आपको बताया इंसर्ट और डिलीट का क्या है, यहाँ पर इसको ये ना कंसीडर किया जाए कि हम इंसर्ट और डिलीट कर रहे होते हैं। बेसिकली हमारा जो कंसर्न होता है ना वो स्टैटिक डेटाबेस में होता है, यानी कि पहले से मौजूद डेटाबेस में थोड़ी बहुत चेंजेस करना, उसको राइट ऑपरेशन कहते हैं। और रीड का तो जस्ट रीड फ्रॉम देयर, बस इतना काम होता है। ये इंसर्ट और डिलीट का यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है क्योंकि हम सिंपल करेक्टराइज ले रहे हैं ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में। क्योंकि अगर एक यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि अगर डायनेमिक ट्रांजेक्शन हो, डायनेमिक का मतलब यही होता है कि कुछ चेंजेस आ जाए। हैव अ डील विद इंसर्ट एंड डिलीट ऑप्शन, वहां पर डील होती है इंसर्ट और डिलीट की, या लेकिन यहाँ पर जितनी भी हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिंपल की, जिसमें आपके इंसर्ट और डिलीट का कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ चेंज पहले से मौजूद डेटाबेस में चेंज कर देना, वो हमारे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट है। डायनामिक ट्रांजैक्शन अगर कहीं पर ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर होती नहीं है, अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर इंसर्ट और डिलीट का ऑप्शन यूज़ होता है। क्योंकि हमारा जो बेसिकली हम डील कर रहे होते हैं सिंपल में बेस कर रहे होते हैं, जो कि ये है, और सिंपल में ये इंसर्ट और डिलीट का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये बातें जो मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ ये आपके काम आने वाली हैं, जो आगे नेक्स्ट हमने इसकी फर्दर स्टडी करनी है। ये तब आपके पास अभी बहुत सी क्यूरीज आएंगी जिसको वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। अच्छा, ये है कुछ ऑपरेशंस। ओ से ऑपरेशन और टी है ट्रांजैक्शन, और जहां पर ओ आई जे की बात होगी वहां पर वो ओ आई जे एक्स का मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर ऑपरेशन जो कि यहाँ पर परफॉर्म होना है उसको कहते हैं। आई कहते हैं ट्रांजैक्शन को और जे कहते हैं पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑपरेशंस को, और जो आपका यहाँ पर एक्स यूज हो रहा है उसको डेटा आइटम कहते हैं जिस पर एक्शन होना होता है। अब इसके मुताबिक हम चीज सेट आउट करते हैं कि लेट्स सपोज ओ आई जे एक्स बी some operations OJ of a transaction TI। अब इसमें आपने जितनी भी डेटा आइटम एक्स में जो चेंजेस करनी है, जो आपके पास अगर OJ जितना भी आपके पास, मैंने अभी OJ का बोला, आपके पास उसको कहते हैं पर्टिकुलर ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं, उसमें या तो वो रीड हो सकती है या राइट हो सकती है। ये अच्छा, एक और बात, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पर ये क्यूरी क्या काम कर रही है। बेसिकली जितनी भी बातें मैंने पीछे की हैं कि रीड और राइट का कॉन्सेप्ट आता है, बाज का तो रीड आता है, बाज का तो राइट आता है, बाज का दोनों ही आ जाते हैं। तो एटॉमिसिटी यहाँ पर बताने का, सिर्फ आपको ऑपरेशन से बताने का मकसद ये था कि आपकी ट्रांजैक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती हैं जब एक या एक से ज्यादा ऑपरेशंस फॉल करते हैं। और जो आपको मैंने वन बाय वन बताया, ओ आई का, ओ जे का, एक्स का, ये रीड और राइट में इसका कैसे कंसीडर किया जाता है। तो बेसिकली हमारा काम यही था, बताने का यही मकसद था कि यहाँ पर जितनी भी ऑपरेशंस हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में उसको कैसे डील किया जाता है। ठीक है, जो भी आपके सेट्स ऑफ ऑपरेशंस हैं ट्रांजैक्शन के वो टी आई के तौर पर हम लेंगे, और ये ओ एस का मतलब है ऑपरेशन सेट आई,
जिसमें आई का मतलब ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू यूनियन जे और ओ आई जे। जितनी भी ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ पर ऑपरेशन सेट्स की होनी है वो हमारे तमाम उस पर्टिकुलर ऑपरेशंस का यूनियन लेकर ही होनी, यानी कि तमाम, इसका मतलब ये है, अब मैं इसका समझाने लगा हूँ कि यहाँ पर मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि आपकी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में जितने भी ऑपरेशंस फॉल करते हैं उसका हम रीड और राइट का यूनियन लेते हैं, जो कि पीछे भी बात कर चुके हैं। बेसिकली बात यही है, आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना तो ना लिखें, लेकिन पिछली जो बातें जो भी की हैं वो मेंशन आउट करनी फिर जरूरी बहुत है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास अगर आप एक एन आई लेते हैं, यानी कि कोई भी नंबर लेते हैं एन के नाम से, और अगर वहां पर आप अबॉर्ट या कमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, या तो अबॉर्ट होगा या कमिट होगा, ये तो आपको मालूम है। कोई भी आप अगर कोई भी आप फार्मूला लिखते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं, या तो उसमें इफ चलता है या एल्स चलता है, तो ये दोनों पार्ट, जैसे रीड और राइट का पार्ट हो गया, इसी तरह अबॉर्ट और कमिट का भी पार्ट हो गया, इसमें इन्वॉल्व हो गया। अब यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो पार्शियल है। पार्शियल ट्रांजैक्शन का मतलब है कि वो ट्रांजैक्शंस जिसमें कुछ हिस्सा इसका इन्वॉल्व होगा। जो जितनी भी ट्रांजैक्शन है आपके, जो सिग्मा सेट्स ऑफ ऑपरेशंस हैं, वो लेस देन होंगे आपके जो भी ट्रांजैक्शन है। जाहिर सी बात है, जितनी ट्रांजैक्शन होंगी उससे हिसाब से तो वो एक तो आप सिग्मा ले रहे हैं, और आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो लेस देन होनी चाहिए जो भी आपके पास गिवन स्टेटमेंट मौजूद हो, जहां पर आपका यहाँ पर तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। बात दोबारा सुन लें कि वो ट्रांजैक्शन जिसमें अबाउट और कमिट को हम यूज कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन को एज ए पार्शियल ऑर्डर के तौर पर लिया है, जहां पर सिग्मा को ट्रांजैक्शन पे रखा हुआ है, सेट ऑफ ऑपरेशंस, ये सिग्मा सेट ऑफ ऑपरेशंस, और जहां पर आपका जो आई है यानी कि ट्रांजैक्शन है वो लेस देन होनी चाहिए गिवन ऑपरेशन से। तब आपके पास क्या कंडीशंस आती हैं, किस तरह आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं ये सिग्मा को, जहां पर सिग्मा सेट ऑफ ऑपरेशंस इज इक्वल टू, यही आपने लास्ट टाइम पढ़ा ना, ये देखें ये हिस्सा, और इसी की ट्रांजैक्शन हमें आगे लेके जानी कि आपके पास जितनी भी सेट्स ऑफ ऑपरेशंस हैं वो आपके ऑपरेशन सेट पर मुश्तमिल होंगे, और आपके पास जो गिवन सेट होगा, ये जो एन आई है, ये वो ऑपरेशन है जो कि आपको दिया जाता है, और लेकिन जो आपके पास सेट्स ऑपरेशन जितने भी मौजूद हैं ओ एस आई के नाम से, वो तो पहले से गिवन है, और उसका और जो दिया जाता है उसका यूनियन निकाल कर उसको ऐड किया जाता है। एक तो ये आ गया। दूसरा ये आता है कि अगर ये था एक ऑपरेशन अगर जब आता है, लेकिन जब दो ऑपरेशन आते हैं और उनको नाम दे दें, हम एक को नाम दे दें ओ आई जे का नाम, और एक को नाम दे दें ओ आई के का नाम, और दोनों ऑपरेशन सेट से मुश्तमिल हो, यानी कि अरकान हो, एलिमेंट्स हो, जिसमें ओ आई जे को मैंने रीड ऑपरेशन रख दिया और ओ आई के को राइट ऑपरेशन रख दिया। तो इससे ये होगा कि या तो आप रीड का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे पहले, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पहले जो, यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ पर ये जो चीज थी अभी मैंने आपको बताया, इसको राइट आर आर लिया और इसको डब्ल्यू लिया, और ये डब्ल्यू है और ये आर है। ये आपकी चॉइस है। जब दो या दो से ज्यादा ऑपरेशंस आ जाते हैं तो रीड और राइट का जब आप कंसेप्ट इसमें अप्लाई कर लेते हैं तो आप पर है डिपेंड करता है कि सबसे पहले आपका किसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर नेक्स्ट किसका करेंगे, या पहले राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये वो कंसेप्ट है जब आपके पास कोई ट्रांजैक्शन आ जाती है तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं। यही तो हम शुरू से बात कर रहे हैं, जब एक से ज्यादा ऑपरेशन आ जाते हैं जो डिफिकल्टी होती है उसको हम कैसे टैकल करते हैं। थर्ड, जो इसका ऑपरेट का पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई ट्रांजैक्शन आपके पास आती है अबॉर्ट और कमिट के हवाले से, फॉर ऑल, ये जो साइन है उल्टे ए को फॉर ऑल बोलते हैं। इसमें ओ आई जे मीन्स जितनी भी सेट्स ऑफ ऑपरेशंस है, पर्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो डिपेंड करते हैं
सारे आपके ऑपरेटिंग जो आपके ऑपरेशन सेट पर, और इसका जो एलिमेंट होता है यही बताया था कि जितने भी OIJ के ऑपरेशंस हैं वो आपकी ट्रांजैक्शन से लेस होने चाहिए, जाहिर सी बात है। और जो आपने नंबर ऑफ सेट्स आपके पास मौजूद है वो आपका इसमें इंक्लूजन होना चाहिए। मींस दैट ऑल फंक्शंस प्रोसीड फ्रॉम अबॉर्ट और कमिट, यानी कि आपकी ट्रांजैक्शन अबॉर्ट होने से या कमिट होने से पहले प्रोसीड कर जाए, वहाँ वो ऑप्शन यहाँ पर ये यूज होता है, थर्ड ऑप्शन, कि आपके पास जो भी आप ऑर्डर करते हैं बिटवीन द ऑपरेशंस वो एप्लीकेशन में एग्जिस्ट होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर इसमें किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट आता है तो वहाँ पर आपके जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें उसको कैसे टैकल किया जाता है, ये आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी आपके पास गिवन ट्रांजैक्शन है, ये वहाँ उससे हम इसको ये 3 जो ट्रांजैक्शन हमने किया उसमें से एक डिसीजन करके हम उसका कन्फ्लिक्ट दूर कर देते हैं। मतलब इसका ये है कि हम सिर्फ ऑर्डर लगाते हैं, ये जो कन्फ्लिक्ट का ऑपरेशन जब यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्डर में कन्फ्लिक्ट आ जाए तो हम वहाँ पर क्या ऑपरेशन, हम उसमें ट्रांजैक्शन देखते हैं, उस ट्रांजैक्शन में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसका हमने ऑर्डर देना है, ना कि सारी का। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।